हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। चलिए सभी को बहुत बहुत ही स्वागत है। कंटिन्यू करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर ये वाला वीडियो। आज का ये पार्ट 4 वीडियो है और पार्ट 4 वीडियो करेंगे। चलिए पहले तो कलर को कर लेता हूँ चेंज और रेड कलर, पता ही है ना, रेड कलर ही लेता हूँ। ओके चलिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ यूनिट 5। और हाँ, यूनिट 5 का पेपर 1 में कौन सा पार्ट पड़ता है बोलिए तो? हाँ बिल्कुल, आप सभी को पता है, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का हर एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वाला नहीं देखा हो तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि अगर ना देखेंगे तो बिल्कुल आशा करता हूँ सभी ने देख लिए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अभी है ना, अब तो प्रैक्टिस का टाइम है। तो अगर ना देखो तो ज़रूर देख लेना, देखने से ही आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए करेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो होगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा। ओके चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज़ टू बाय बोथ एप्पल्स एंड मैंगोज। ओके, एप्पल और मैंगो दोनों से बाय करना है। द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इज ₹7 वेयर एज दैट ऑफ अ मैंगो इज ₹5। तो एक एप्पल का दाम है ₹7 और एक मैंगो का दाम है ₹5। इफ द पर्सन हैज़ ₹38 द नंबर ऑफ एप्पल ही कैन बाय। तो यहाँ देखिए कि सिंपल क्वेश्चन है यही कि एक पर्सन के पास, एक व्यक्ति के पास ₹38 है, उसे एप्पल भी खरीदना है और उसे मैंगो भी खरीदना है। एक एप्पल का दाम है ₹7 और एक मैंगो का दाम है ₹5। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो नंबर ऑफ एप्पल ही कैन बाय, ₹38 उसके पास जो है, उनमें से वो कितना एप्पल खरीद सकता है। अच्छा, मैं तो एक भी एप्पल खरीद सकता हूँ, 2 भी खरीद सकता हूँ, 3 भी खरीद सकता हूँ। तो यहाँ ₹38 है, उसे एप्पल भी खरीदना है, मैंगो भी खरीदना है। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है, मैक्सिमम कितना एप्पल खरीद पाएगा, और मैंगो भी खरीदेगा वो, मैंगो एक खरीदे चाहे 2 खरीदे, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल वो कितना खरीदेगा। देखिए यहाँ टोटल ₹38 है, बस ₹38 है। तो अगर एक एप्पल का दाम ₹7 है अगर, तो ₹7 है अगर, और ₹5 है एक मैंगो का दाम, तो यहाँ देखिए कि ऑप्शन टेस्ट करेंगे कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसा करेंगे कि ऑप्शन को देखेंगे उसके बाद आंसर में आएंगे। तो यहाँ ऑप्शन टेस्ट करते हैं। चलिए अगर देखते हैं कि एक ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं कि एक एप्पल उसने खरीदा, तो ₹7 लगा, तो बचा कितना बोलिए तो? 38 - 7, 38 - 7 तो 31। तो 31 में वो क्या कंप्लीटली सब खर्चा करके मैंगो खरीद पाएगा? नहीं। अगर वो 6 मैंगो भी खरीद लेगा तो उसके पास एक और ₹1 बचा रहेगा, उसे सारा खर्च करना है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे कि वो एप्पल भी खरीदेगा, मैंगो भी खरीदेगा, और उसका सारा पैसा खत्म भी हो जाएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इसे हर एक को चेक करते जाएंगे। अगर 2 लेंगे तो ₹14, 38 से 14 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि कैसे करेंगे चेक? इसे ऐसे चेक करेंगे कि माइनस करने के बाद, देखिए 38 से 14 को माइनस करने के बाद जो नंबर मिल रहा है यहाँ 24 मिल रहा है, ये क्या 5 से डिविजिबल है? अगर 5 से डिविजिबल होगा तो ये पॉसिबल था, तो नहीं पॉसिबल है। तो समझ में आ गया। अब 3 से करेंगे तो सेम तरीके से 38 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 मीन्स 21 करेंगे तो ये भी देखिए 5 से डिविजिबल नहीं है। फिर देखिए 4, बिल्कुल 4 तो होगा ही, क्योंकि हमें सिर्फ यही देखना है, इस क्वेश्चन में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 38 को माइनस करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई, 38 से माइनस, और जो नंबर मिलेगा वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है, बस यही करना है। इसी तरीके से ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी। और उसे 4 एप्पल अगर वो खरीदेगा तो ₹28 उसका खर्चा हो गया, और बाकी कितना बचेगा बोलिए तो? ₹10 बचेगा। ₹10 में वो कितना मैंगो खरीद लेगा? 2 मैंगो खरीद लेगा जरूर। हाँ, समझ में आ गया है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 2559 व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35। तो यहाँ देखिए इस नंबर का करीब नंबर ढूंढना है जो 35 से कंप्लीटली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अगर इसी तरह का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप डिवीजन करने जाइए। तो अगर डायरेक्ट डिवीजन करने जाएंगे तो देखिए कि यहाँ
क्या मिल रहा है कि 35 से अगर डिवीजन करेंगे तो इसे 35 से 7 से चलिए दे देते हैं। 35 इसे 7 से अगर देंगे तो ये 245 आ गया। 7 से करेंगे तो 245, तो ये 0 1, ये 109। फिर 35 को 3 से देंगे, 3 से देंगे तो ये 105 बिल्कुल आ जाएगा। और देखिए रिमाइंडर जो भाग शेष बचा है, जो बच गया है वो 4 है। तो इसी तरीके का अगर क्या चाहिए कि नियरेस्ट डिविजिबल नंबर ढूंढना है किसी का, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे जो नंबर गिवन है। जो नंबर क्या गिवन था 2559, अगर माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 255555। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बस इसे यही जानना है कि डिविजिबल करेंगे, जो रिमाइंडर बचा है उससे माइनस, बस उसको माइनस कर देंगे, हो गया है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक्सप्रेस पॉइंट 1 to 5 इन वल्गर फॉर्म। अब वल्गर फॉर्म क्या है? वल्गर फॉर्म क्या है ये तो समझना है। वल्गर फॉर्म मीन्स ये जो फॉर्म गिवन है पॉइंट में है, ये डेसिमल फॉर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डेसिमल फॉर्म। अच्छा, इस डेसिमल फॉर्म से वल्गर फॉर्म जाएंगे, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये फ्रैक्शन का और एक नाम है वल्गर फॉर्म। ये डेसिमल फॉर्म, ये फ्रैक्शन फॉर्म, वल्गर फॉर्म। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि चलिए एक दाग दे देता हूँ, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर बैठेगा, तो ये ऊपर पॉइंट को छोड़कर सभी ले लेता हूँ। पॉइंट के बदले नीचे 1, उसके बाद जितना डिजिट है, देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, 3 0 बैठ गया। और चलिए कंप्लीट, इसे करते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल गया है 5/40। और 5/40 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आ गया है समझ में? बस देखिए ये बहुत ही ईजी है, आपको आ जाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको 30 सेकंड के अंदर ही करना है। अच्छा, 30 सेकंड के अंदर नहीं कर पाएंगे तो नो प्रॉब्लम, गलत मत करना, धीरे से भी करना पर गलत नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM। अच्छा, तो कहीं गया था वो, उसके घर वापस जा रहा है 8 AM मतलब सुबह। अच्छा, ऑब्जर्व हिज शैडो टू हिज राइट, और वो देखता है कि उसका जो शैडो है उसका राइट साइड में है, राइट साइड में उसका शैडो है। इन व्हिच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। अच्छा, तो कौन से डायरेक्शन में वो, कौन से डायरेक्शन में फेस करके वो चल रहा है, तो पता है। अब देखिए कि बताइए तो मॉर्निंग में शैडो कौन से साइड में होता है, ये आपको अगर हो गया है, ये कंसेप्ट अगर पता है तो ये बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये कंसेप्ट क्या है कंसेप्ट ये है कि मॉर्निंग में शैडो कौन से साइड में होता है, मतलब ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में या नॉर्थ या साउथ, कौन से साइड में शैडो होता है। आंसर है जिस साइड सन है, सूरज है, उसका ऑपोजिट साइड। तो मॉर्निंग में कौन से साइड में सन होता है बताइए तो। मॉर्निंग में सन कौन से साइड में होता है? ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, पता ही है सबको। मॉर्निंग में ईस्ट के तरफ होता है क्या? सन, राइट ना। और शैडो कौन से तरफ होगा? वेस्ट में। अब जो यहाँ जो ये शैडो हुआ है ये वेस्ट साइड में, बिल्कुल। अब यहाँ जो वेस्ट साइड बताया, वेस्ट साइड उसका, उस व्यक्ति का राइट साइड है। तो अगर राइट साइड वेस्ट साइड है तो कौन से साइड में वो फेस करा हुआ है? तो यहाँ आपको ये समझना है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ साइड में फेस करा है तो उसका नॉर्थ साइड में अगर उसका फेस है कि नॉर्थ साइड में फेस, तो उसका राइट साइड होगा राइट साइड, मतलब राइट साइड, ये जो राइट साइड है ये होगा ईस्ट, सॉरी राइट साइड होगा ईस्ट और वेस्ट होगा लेफ्ट साइड। बिल्कुल ये आसानी से पता चल गया। बट अगर नॉर्थ साइड में फेस ना करके साउथ में फेस करे तो कौन सा साइड राइट होगा? राइट होगा, वेस्ट साइड राइट होगा, क्योंकि फेस चेंज कर रहा हूं, साइड भी चेंज होगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड का। तो अगर साउथ के तरफ फेस करा हुआ है तो ही राइट साइड होगा। कौन सा? वेस्ट साइड, मतलब शैडो का साइड। तो कौन से साइड में फेस करा हुआ है ये बताइए तो। समझ में आ गया है ना। अगर वो साउथ के तरफ फेस करा हुआ है
तो ही उसका शैडो राइट साइड में जाएगा, मतलब वेस्ट साइड में जाएगा। तो समझ में आ गया है। तो कौन सा साइड में वो फेस करा हुआ है, साउथ साइड में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्कंडे इज राजीव्स मदर्स फादर। अच्छा, ये तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ राजीव का मदर का फादर है मार्कंडे। तो चलिए देखते हैं कि राजीव से ही स्टार्ट करते हैं। क्या है, राजीव। सो राजीव का मादर, मार्कंडे इज राजीव्स मदर फादर। अच्छा, राजीव का मदर का फादर कौन है, मार्कंडे। तो लिख देते हैं यहाँ मार्कंडे। ओके, मार्कंडे। अब देखिए कि ये फर्स्ट लाइन में यही रिलेशन समझ में आया। नेक्स्ट लाइन में क्या है, मार्कंडे हैज 3 ब्रदर्स। अच्छा, मार्कंडे का 3 ब्रदर है। तो चलिए ये नंबर 1 ब्रदर, नंबर 2 ब्रदर और ये नंबर 3 ब्रदर, 3 ब्रदर है मार्कंडे का। वन ऑफ देम हैज ग्रैंडसन अभी। तो किसी एक का ग्रैंडसन अभी है। ग्रैंडसन तो मीन्स कितना जनरेशन नीचे जाएगा, एक जनरेशन नहीं 2 जनरेशन नीचे जाएगा। तो यहाँ एक ग्रैंडसन है, मार्कंडे का ब्रदर का एक ग्रैंडसन जिसका नाम है क्या, अभी है ग्रैंडसन। ओके, ये ग्रैंडसन है। चलिए ब्रदर 1 का समझ लेते हैं, ग्रैंडसन है अभी। अब क्वेश्चन है रंजन इज द सन ऑफ अभी। तो अभी का सन कौन है, रंजन। ओके, रंजन है अभी का सन, बिल्कुल। अब देखिए रंजन इज रिलेटेड टू राजीव। तो रंजन राजीव का कौन है। अब बताइए तो कि ये जो है राजीव और अभी ये सेम जनरेशन में है। तो अगर सेम जनरेशन में होगा तो ये क्या, ब्रदर होगा। ब्रदर हुआ क्योंकि ये तो दोनों है, मेल ही है, तो ब्रदर ही होना चाहिए। हाँ, सेम जनरेशन में है, ब्रदर ही होना चाहिए। माँ का अंकल, माँ का अंकल का या बेटा का बेटा या फिर बेटी का बेटा कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ देखिए आसानी से समझ में आएगा, ये सेम जनरेशन में दोनों ब्रदर। तो ये देखिए ब्रदर का बेटा रंजन क्या होगा, ब्रदर का बेटा मीन्स नेफ्यू। बिल्कुल, आपको एकदम ही समझ में आएगा। भतीजा है, ब्रदर का बेटा मीन्स भतीजा। तो चलिए नेफ्यू आ गया है समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सीरीज है, तो इस सीरीज को देखते हैं। तो अगर ये सीरीज लेटेस्ट सीरीज में है तो इस सीरीज को करने के लिए सॉल्व हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट देखना पड़ेगा कितना लेटर है यहाँ। तो देखते हैं लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अच्छा, 19 लेटर्स है यहाँ। तो 19 लेटर्स है तो हम इसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे। कैसे ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तो 19 तो एक प्राइम नंबर है तो ये डिविजिबल नहीं है किसी से। तो 19 का कम लेंगे, 18 लेंगे। तो चलिए एक कम कर लेने से 18 मिला है। तो 18 का अगर ग्रुप कर पाएंगे तो कितना ग्रुप कर पाएंगे, 6 करके लेके ग्रुप कर पाएंगे या 3 करके। तो ज़्यादा नहीं लेते हैं, 3 करके ग्रुप बनाते हैं। 6 ग्रुप, 3 करके 6 ग्रुप बनाते, 3 लेटर। तो 1 2 3 एक ग्रुप बन गया, 1 2 3 एक ग्रुप बन गया, 1 2 3 एक ग्रुप, यहाँ एक ग्रुप, यहाँ एक ग्रुप और यहाँ एक ग्रुप। चलिए अब ग्रुप बन गया है। तो हर एक ग्रुप में ऑब्जर्व करते हैं। देखिए इस ग्रुप में CC उसके बाद B है। अब देखिए यहाँ CCB है। अच्छा, CCB मतलब एक के बाद एक CCB आ रहा है। तो यहाँ भी CCB ही होगा क्योंकि एक के बाद एक। यहाँ देखिए CCB। ओके, अब देखिए CCB, तो यहाँ भी एक के बाद एक CCB ही होना चाहिए, राइट ना। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, यहाँ A है। ओके, A है तो यहाँ भी A होना चाहिए। तो यहाँ A हो गया। अब देखिए यहाँ तो C है मिडिल में, तो यहाँ भी C होना चाहिए। तो यहाँ A है तो यहाँ भी A होना चाहिए। तो हमें क्या मिल गया है, देखिए यहाँ से मिला है A, यहाँ से मिला है C, यहाँ से मिला है A, यहाँ से मिला है C। अच्छा, और एक बचा हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा कि रिपीट क्या हो रहा है, CCA उसके बाद CCB उसके बाद मतलब A के बाद फिर C रिपीट, A के बाद फिर C रिपीट। तो अब यहाँ देखिए CCB है उसके बाद क्या रिपीट होगा, C रिपीट होगा। तो यहाँ भी C हो जाएगा। मतलब ACACC ऐसे ऐसे करते करते मतलब ACACC। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। आ गया है समझ में, बात बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखते हैं, ये 725 ये है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को अब देखेंगे कि ये इंक्रीजिंग है, कितना इंक्रीज हुआ है ये देखना पड़ेगा फर्स्ट। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इंक्रीज। तो यहाँ जो इंक्रीज हो रहा है यहाँ, चलिए अलग से लिख लेते हैं, 725 61 121 और यहाँ क्या होगा पता नहीं। तो यहाँ जो भी होगा हमें ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए चलिए माहिर है, क्या है माहिर, ये 18 होगा इंक्रीज, यहाँ 18 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये 36 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये 60 इंक्रीज हुआ है यहाँ। अब देखेंगे यहाँ नेक्स्ट इस इंक्रीजन में देखिए कि इसमें क्या है 18, उसके बाद 36 कि 18 का सीरीज नहीं, 18 का सीरीज तो नहीं मिल रहा है कि 18 टू 36, बट 18 समथिंग 16 नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ जो है इसमें कुछ रूल्स नहीं मिल रहा है। तो फिर नेक्स्ट लाइन में देखेंगे कि इनके बीच में अब डिफरेंस क्या है, ये देखेंगे कि 18। अब देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ अगर डिफरेंस करेंगे तो यहाँ 24 मिला है, मतलब 18 से 24, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 6। तो नेक्स्ट अगर करेंगे तो जो होगा उन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 6 ही होना चाहिए, मतलब क्या 30 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 30 इंक्रीज। अगर 30 इंक्रीज 60 से करेंगे तो कितना इंक्रीज, मतलब 90 इंक्रीज, कितना इंक्रीज 90, कितना 90 इंक्रीज। अगर 90 इंक्रीज होगा तो मतलब 121 से 90 इंक्रीज अगर करेंगे तो हो जाएगा 211, और 211 इज द आंसर। तो एकदम नीचे से देखते हुए कि पहले 6 इंक्रीज हुआ है, 6 24 के साथ मल्टीप्लाई नहीं ऐड, तो फिर 30 हुआ, 30 होगा 60 के साथ ऐड 90, अब 90 होगा 121 के साथ ऐड, तो जो मिलेगा वही आंसर 211। आ गया है समझ में, ये है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द अंकल ऑफ द फादर ऑफ रानी इज द ग्रैंडसन। ओके, पहले देखते हैं अंकल, रानी का फादर का अंकल। तो पहले लिख लेते हैं क्या है रानी। ओके, रानी, उसका फादर, रानी का फादर का अंकल। तो अंकल है ये, रानी का फादर एक जनरेशन ऊपर जाएगा, अंकल सब हर एक ऊपर जनरेशन जा रहा है। इज द ग्रैंडसन, तो ये जो है अंकल, ये ग्रैंडसन किसका है, ग्रैंडसन ऑफ फादर ऑफ अनूप। अच्छा, एक अनूप है, अनूप का फादर का ग्रैंडसन। तो अनूप बिल्कुल ही, अनूप क्या होगा एक जनरेशन ऊपर होगा, अनूप का फादर का ग्रैंडसन कौन है, ये अंकल है, मतलब एक जनरेशन नीचे ही आ गया है। तो ये देखिए, ये अनूप का फादर का ग्रैंडसन है कौन, ये अंकल, किसका अंकल, रानी का फादर का अंकल। ओके, अब यहाँ क्या बोला गया है, अनूप इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। अनूप उसका फादर का एक ही सन है, मतलब अनूप ही अकेला है और कोई भाई नहीं है उसका। दैट मीन्स ये जो है अनूप का बेटा ही होगा, मतलब अनूप है इसका फादर, कुछ भी नाम सोच लो, अनूप है फादर। तो अब देखिए अनूप रानी का कौन है, अनूप रानी का कौन है, मतलब एक ही फैमिली का हो रहा है यहाँ सब। देखिए अनूप का फादर, उसका अंकल, फादर का अंकल, और अंकल का पापा मीन्स अंकल का फादर है अनूप, और अनूप का फादर कौन है नाम नहीं पता है, बट अनूप और रानी का बीच में रिलेशन ढूंढना है। तो अब देखिए अनूप का फादर ये है, ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर का फादर, दैट मीन्स क्या होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर। बिल्कुल, ग्रैंडफादर का फादर होगा ग्रेट ग्रैंडफादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मैन फेसिंग नॉर्थ, एक मैन नॉर्थ में फेस करा हुआ है। तो चलिए ये है नॉर्थ साइड में इसका फेस, ऊपर साइड होता है नॉर्थ साइड। देन यहाँ तो गलत है, मैन है तो ही होना चाहिए ना, देन ही होना चाहिए। ही टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज कौन सा है, क्लॉकवाइज ये वाला है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये यहाँ उल्टा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री, तो ये देखिए यहाँ ऐसा खड़ा है, तो 180 डिग्री मीन्स कितना, तो अगर ये नॉर्थ साइड में फेस करा हुआ है, नॉर्थ साइड में अगर वो फेस करा हुआ है तो 180 डिग्री, देखिए ऐसा फेस करा हुआ है, तो 180 डिग्री मीन्स
एकदम घूम जाएगा तो ये 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री आ गया है। 180 मीन्स एकदम उल्टा। अब उसका फेस कौन से साइड में है, पहले तो नॉर्थ साइड में था, अब फेस आ गया है साउथ साइड में। ये वाला ईस्ट साइड, ये वाला वेस्ट साइड। अब क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया है 180 डिग्री, देन 225 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, अब घूमेगा यहाँ से क्लॉकवाइज 225। तो यहाँ से अगर 225 डिग्री क्लॉकवाइज वो घूमेगा तो उसे 225 मतलब देखिए 180 प्लस 45 मतलब 180, तो उसे फिर से वापस आना पड़ेगा। उसके बाद उसे और 45 डिग्री जाना पड़ेगा, मतलब ये 45 डिग्री, ये यहाँ 45 डिग्री। अब बताइए कि विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, इज सी सब हर एक जगह इज ही फेसिंग नाउ, तो कौन से डायरेक्शन में वो फेस करा हुआ है अभी बोलिए। तो ये नॉर्थ और ईस्ट का बीच में उसका फेस है, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया है ना समझ में, अच्छा बिल्कुल समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, ओके। आफ्टर द डे आफ्टर 59 डे, सो 59 डे के बाद कौन सा दिन आएगा। तो ये ऐसा अगर क्वेश्चन है तो अब बोलिए तो 59 डे के बाद मतलब एक 1 वीक में कितना डे होता है, पता ही है सबको, 1 वीक में 7 डेज। तो ये जो 59 है इसे कर देंगे 7 से डिवाइड, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये मिल रहा है 56 और रिमाइंडर 3, मतलब 8 वीक तो बिल्कुल मिला है, मतलब 8 वीक बिल्कुल मिला है। उसके बाद और 3 दिन एक्स्ट्रा, ये जो बचा हुआ है यहाँ ये हो वीक, और ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है ये डे। तो 8 वीक के बाद 3 मतलब एक हफ्ता बाद, आज अगर थर्सडे है तो एक हफ्ता बाद थर्सडे ही होगा, उसके बाद थर्सडे ही होगा, हफ्ता। बट हफ्ता तो 8 हफ्ता हुआ, 8 वीक हुआ है, बट उसके बाद भी 3 दिन एक्स्ट्रा, मतलब थर्सडे के बाद और 3 दिन, थर्सडे के बाद और 3 दिन, मतलब देखिए थर्सडे के बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे। तो कौन सा होगा कि डे आफ्टर 59 डे, मतलब 59th डे होगा क्या, संडे, 59th डे होगा संडे। बट हमें क्या चाहिए, इसके बाद कौन सा डे आफ्टर 59, मतलब 60th डे चाहिए, डे आफ्टर यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ 60th डे होगा, ये कौन सा दिन होगा, संडे के बाद मंडे। ये हो रहा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए यही था आज का 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे। और हाँ, आपको ये जरूर फायदेमंद लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। एग्जाम के पहले जितना आप करेंगे प्रैक्टिस उतना ही आपके लिए अच्छा है। और हाँ, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का लगता है कि बहुत टफ है, अरे टफ कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी है, अगर करेंगे प्रैक्टिस तो ईजी हो जाएगा। ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप यही करेंगे बस एनफ है, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चन लेके। चलिए अलविदा, अरे नहीं अलविदा ना करते, नेक्स्ट डे में फिर जरूर मिलेंगे। चलिए करता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग।